हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, अभी कुछ दिनों से मेरा क्लास नहीं आ पा रही है। उसका कारण कुछ तबीयत खराब हो गई थी मेरी। इस चक्कर में मैंने अभी आपको क्लास नहीं डाल पाया हूँ कुछ दिनों से, लेकिन अब कंटिन्यू रखेंगे अपनी क्लास अपने एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट पर, जो कि आपका जल्द से जल्द यहाँ हर एग्जाम की तैयारी के लिए आपको तैयार किया जाएगा। अब मेरी क्लास आज चालू होती है अपनी सेल्स, जो अपनी कंटिन्यू फर्स्ट क्वेश्चन टॉपिक अपने हो गए थे सेल के। अब कुछ आज थ्योरी कराऊंगा सेल की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों अपन सभी। ओके दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों अपन अपने टॉपिक की तरफ। सेल, कोशिका। दोस्तों, कोशिका होती क्या है? कोशिका जो है दोस्तों, हमारे शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है? कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। इस कोशिका से ही पौधे, जीव जंतु सब कोशिका से मिलकर ही बने होते हैं दोस्तों। दोस्तों, कोशिका क्या होती है? कोशिका कोशिका हमारे कोशिका हमारे शरीर की कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तो दोस्तों, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तो कोशिका क्या है ये मैंने आपको बता दिया। कोशिका दो टाइप्स की होती है। कोशिका जो होती है वो दो टाइप्स की होती हैं। प्रो प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका। तो दोस्तों, जो कोशिका है वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका। ये किसकी बेस पर होती है? केंद्रक की बेस पर। यानी केंद्रक किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता? न्यूक्लियस, जिसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रो का मतलब होता है दोस्तों पुरानी कोशिकाएं। क्या दोस्तों? पुरानी कोशिकाएं, मतलब जो बहुत पुरानी कोशिकाएं हैं। तो दोस्तों, इसका केंद्रक बेस माना जाता है। केंद्रक के आधार पर दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। याद रखना है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट लाइन बता रहा हूं मैं आपको। इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया? कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। केंद्रक के आधार पर हम इसको देखते हैं। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है दोस्तों, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक में दोस्तों केंद्रक पाया जाता है। ये हमको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है वो, वर्ग 3 में यही क्वेश्चन पूछा, अभी रेलवे में कुछ दिन पहले पूछा गया था कि केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है। आंसर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ओके दोस्तों, अपन आगे चलते हैं।
कुछ और पॉइंट देख लेते हैं अपन। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव कौन होते हैं दोस्तों? एक कोशिकीय जीव कौन होते हैं दोस्तों? जिनमें एक कोशिका पाई जाती है। इनमें एक कोशिका पाई जाती है। जिनमें एक कोशिका पाई जाती है उनको एक कोशिकी कहते हैं, जैसे कि अमीबा। एग्जाम्पल क्या है हमारा? अमीबा। ओके दोस्तों, अमीबा। तो दोस्तों एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है, उनको हम एक कोशिकीय जीव बोलते हैं दोस्तों। अब बहुकोशिकीय जीव कौन होते हैं दोस्तों? बहुकोशिकीय जीव वो होते हैं जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय। इन वर्डों को याद करके चलना है दोस्तों अच्छे से, पेपर में पूछे गए हैं, बाद में आपको मिलेंगे, टकराएंगे कहीं ना कहीं। बहुकोशिकीय कौन होते हैं? जिनमें एक से अधिक कोशिका पाई जाती हैं। जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ओके दोस्तों, जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। बहुकोशिकीय जीव वो होते हैं, बहुकोशिकीय जीव, यहाँ बहुकोशिकीय जीव लिख लेना दोस्तों, यहाँ पे लिखना है एक कोशिकीय जीव दोस्तों। तो बहुकोशिकीय जीव कौन होते हैं दोस्तों? जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल ध्यान देना है इस तरफ, आपको अच्छे से पूरे मन से ध्यान रखना है कि बहुकोशिकीय जीव क्या है। जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है उनको बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। एक कोशिकीय जीव कौन होते हैं? जिनमें एक कोशिका पाई जाती है। सॉरी, एक कोशिकीय जीव कौन होते हैं? जिनमें एक कोशिका पाई जाती है। और बहुकोशिकीय कौन होती है? जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है। ओके दोस्तों, जिनमें बहुकोशिकीय में अपना यूकेरियोट्स मानव ह्यूमंस आ जाते हैं बेटा, बहुकोशिकीय होते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, यूकेरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये हो चुका है अपना। आगे चलते हैं। प्रोकैरियोटिक्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है दोस्तों, यूकेरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। दोस्तों अपन आगे चलते हैं, और बाकी का मैं दोस्तों बता ही चुका था आपको। अब आते हैं दोस्तों अपने काम की चीज पर। दोस्तों इसमें लिखा है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? तो दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका जो बेटा, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त और क्या क्या मिलता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस किस में पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिकाएं? पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिका प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप, जंतु जगत में पाई जाती है। बेटा मैंने क्या लिखा है? यूकैरियोटिक कोशिका किस किस में पाई जाती है? प्रोटिस्टा जगत में पाई जाती है, फंजाई जगत में पाई जाती है, फंजाई का मतलब कवक, फंजाई कवक जगत में पाई जाती है, पादप जगत यानी प्लांट, पौधों में भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, पौधों में भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जंतु जगत में पाई जाती है कौन? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ओके दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अलावा और क्या क्या मिलता है? यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता, ये मैंने आपको अभी बताया। तो यूकैरियोटिक में दोस्तों केंद्रक के अलावा और क्या क्या मिलेगा? यूकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों केंद्रक के अलावा यूकैरियोटिक कोशिका में
केंद्रक के अतिरिक्त यानी केंद्रक के अलावा क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अतिरिक्त क्या मिलेगा? अन्न। झिल्ली युक्त। झिल्ली का मतलब होता है दोस्तों झिल्ली होना, सेल में झिल्ली होना। झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। झिल्ली युक्त जिनके ऊपर झिल्ली पाई जाती है, वो ऑर्गेनल्स जिनके ऊपर झिल्ली पाई जाती है, उन संरचनाओं का नाम क्या है? जैसे कि अंतद्रव्य जालिका, जिसको हम अंत प्रद्रव्य जालिका, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इंग्लिश में बेटा। दूसरा है हमारा सूत्रकर्ता। सूत्रकर्ता यानी माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, रसधानी। दोस्तों ये केंद्रक के अलावा ये सब झिल्ली युक्त कोशिकांग यूकेरियोटिक्स में पाए जाते हैं। मैंने क्या बोला दोस्तों? अच्छे से समझना है। मैं आज भी बोल रहा हूं आपसे, सेल से क्वेश्चन आना निश्चित है। सेल से इतना क्वेश्चन पूछा जा रहा है टॉपिक्स, सेल टॉपिक से एग्जामों में दोस्तों बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं सेल से, और क्वेश्चन यहीं से आना है। कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त कोशिकाएं कौन कौन से होते हैं वो मैं बताया जा रहा हूँ। केंद्रक के अलावा क्या क्या मिलता है यूकेरियोट्स के अंदर? तो अंत प्रद्रव्य जालिका मिलती है यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा सूत्रकर्ता यानी माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, गोल्गी बॉडी जिसे हम हिंदी में गोल्गी काय बोलते हैं, लाइसोसोम, रसधानी, ये सभी झिल्ली युक्त ऑर्गेनल्स इसमें मिलते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में। ओके दोस्तों, लेकिन प्रोकैरियोटिक्स में नहीं मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक्स में नहीं मिलते हैं दोस्तों इसमें राइबोसोम तो पाया जाता है। राइबो लिख लो, इसमें राइबोसोम से भी पाया जाता है। राइबोसोम दोस्तों कुछ नहीं लिखा है, वो मैंने आपको बताते चल रहा हूं। अंत प्रद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, रसधानी और राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं इसमें यूकेरियोटिक कोशिका में। ओके दोस्तों, ध्यान रखना है विशेषकर आपको अच्छे से यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अलावा क्या क्या मिलता है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ लिया आपने यूकेरियोटिक कोशिका को। तो अपन चलते हैं, और यूकेरियोटिक कोशिका किस किस में पाई जाती है? हमारा प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप जंतु जगत में पाई जाती है। ओके दोस्तों, चलते हैं अपन आगे की तरफ। दोस्तों जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम दोस्तों जो राइबोसोम है वो यूकेरियोटिक में एटीएस पाई जाती है। एटीएस प्रकार पाई जाती है, ये कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि यूकेरियोटिक कोशिका में कितने प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं? दोस्तों 80s प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। 80s प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। यूकेरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं? 80s प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, चलते हैं अपन आगे। दोस्तों ये सब जो झिल्ली संरचनाएं मिल रही हैं यूकेरियोटिक सेल्स में, ये प्रोकैरियोटिक्स में नहीं पाई जाती। केवल एक को छोड़ के राइबोसोम्स पाया जाता है। ये जो झिल्लीयुक्त कोशिकांग मैंने आपको बताए हैं, झिल्लीयुक्त ऑर्गेनल्स मैंने आपको बताए हैं, वो दोस्तों यूकेरियोटिक्स में ही पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन एक को छोड़ के राइबोसोम्स दोनों में पाया जाता है। यूकेरियोटिक सेल में भी पाया जाएगा और प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान रखना है दोस्तों, विशेषकर आपको बहुत अच्छा से ध्यान रखना है। राइबोसोम राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं। राइबोसोम दोनों में पाई जाती है। यूकेरियोटिक कोशिका में भी पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम्स 80s प्रकार की पाई जाती है। सॉरी, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम्स 80s प्रकार की पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में 70s टाइप की पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में बेटा 70 प्रकार के। तो दोस्तों आपको याद रखना है अच्छे से। ओके दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में कई बार पूछा चुका है, एसएससी में हजारों बार आ चुका है, एसएससी में हजारों बार आ चुका है, और वर्ग 3 में आने की बारी है। विशेष कर ध्यान रखना है, वर्ग 3 में आपको मिलेगा ही मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन 100 में से 100%। कि प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम्स कितने प्रकार के पाए जाते हैं दोस्तों? प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम 70 प्रकार के पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम 70 प्रकार के पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में राइबोसोम्स 80 प्रकार के पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं अपन। अब आ गया हमारा प्रोकैरियोटिक, लिख भी दिया है प्रोकैरियोटिक कोशिका। दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका मैंने आपको बताया पुरानी कोशिका, प्रोकैरियोटिक यानी पुरानी कोशिका। ओके दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। अभाव का मतलब क्या होता है दोस्तों? अभाव का यानी नहीं पाया जाता है। अभाव का यानी जो एब्सेंट हो। अभाव का यानी क्या दोस्तों? जो एब्सेंट हो, नहीं पाया जाता हो। इनमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं। यानी दोस्तों एक बात बताइए मुझे, जब केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रक झिल्ली कहां से होगी? कॉमन सी बात है दोस्तों, ये समझने वाली बात है। जब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक ही नहीं होता, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक ही नहीं होता, तो फिर केंद्रक झिल्ली कैसे मिलेगी दोस्तों? केंद्रक झिल्ली कैसे मिलेगी? तो केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ओके दोस्तों, इसके अलावा कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त कोशिका में, कोशिका द्रव क्या होता है? माना कि ये सेल है, माना कि दोस्तों ये सेल है, इसके अंदर पानी जैसा तरल भरा होता है। कोशिका के अंदर पानी जैसा तरल भरा होता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव। मैट्रिक्स भरा होता है, उसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव। इसके अंदर ही पाए जाते हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी काय, ये सब यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में ये सब अनुपस्थित होते हैं। दोस्तों पहले बता चुका हूं, कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी काय, लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं। क्या लिखा दोस्तों? अनुपस्थित होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। क्या होते हैं दोस्तों? एब्सेंट होते हैं। याद रखना है, याद रखना ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ग 3 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एब्सेंट पाए जाते हैं, कोई भी झिल्ली युक्त ऑर्गन्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं झिल्ली युक्त प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ओके दोस्तों, परंतु देखो आगे देखो दोस्तों, परंतु 70 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। मैंने अभी बोला, मैंने अभी आपको समझाया दोस्तों, इसमें 70 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, आया बात समझ में? इसकी 2 सब यूनिट होती है राइबोसोम्स की, 70 की 2 सब यूनिट होती है, एक 50 है, एक 30 है। ओके, जिनको हम सब यूनिट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, राइबोसोम्स की कितनी सब यूनिट होती है दोस्तों? 2 प्रोकैरियोटिक में, 50 और 30। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रही सारी चीजें दोस्तों? समझ में आनी चाहिए आपको सभी, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आए। आप अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो चीजों को। मैं नहीं चाहता कि आप लोग नहीं समझे। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन राइबोसोम। अब राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, ये 70 पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, 80 पाया जाता है यूकैरियोटिक में। ओके दोस्तों, झिल्ली रहित संरचना होती है। क्या बोला दोस्तों मैंने? राइबोसोम्स जो होती है झिल्ली रहित संरचना होती है। झिल्ली का मतलब क्या होता है दोस्तों?
यानी इसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं पाई जाती है। ऐसी जैसे ये है, ऐसी कुछ इसके ऊपर कोई लेयर नहीं पाई जाएगी। झिल्ली रहित होती है। राइबोसोम झिल्ली रहित होता है। राइबोसोम्स झिल्ली रहित होता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम्स 70S पाया जाता है, यूकैरियोटिक में 80S पाया जाता है। ओके दोस्तों, 80S यूकैरियोटिक में सेल्स में होता है और 70S प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। ओके दोस्तों, समझते हुए चलना है। मैं नहीं चाहता हूं आपको कोई भी चीज या कोई भी डाउट हो। आप अच्छे समझिए प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, क्या नहीं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ओके दोस्तों, चलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है दोस्तों? जीवाणुओं में। जीवाणुओं में प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है बेटा, जीवाणुओं में, हरित शैवाल में, पाई जाती है। जीवाणु, जितने भी जीवाणु होते हैं दोस्तों, जितने भी जीवाणु होते हैं दोस्तों, वो सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। जितने भी जीवाणु होते हैं दोस्तों, वो सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाएंगे। ओके दोस्तों, आगे चले अपन। ओके दोस्तों, चलते हैं अपन। ये देख लीजिए अच्छे से, राइबोसोम से झिल्ली रहित संरचना होती है, मतलब राइबोसोम के ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती है। राइबोसोम ऐसा एक ऑर्गन है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाएगा और यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाएगा। ओके दोस्तों, अच्छे से समझना है। तो ये राइबोसोम्स है, ये झिल्ली रहित संरचना होती है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। वही दोस्तों जो मैंने बता चुका हूं पहले, वो चीजें यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम्स मिलते हैं। मैंने क्या बताया? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है दोस्तों, दोनों में पाया जाता है दोस्तों। यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है झिल्ली रहित। झिल्ली रहित, जिसके ऊपर झिल्ली ना हो, जिसके ऊपर झिल्ली ना हो दोस्तों, झिल्ली रहित कौन? राइबोसोम मिलते हैं दोनों में, यूकैरियोटिक कोशिका में भी, प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी दोस्तों। ओके दोस्तों, अब राइबोसोम हेडिंग क्या है हमारी? राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका के भीतर, राइबोसोम जो है ना कोशिका के भीतर, राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में ही नहीं, यानी राइबोसोम्स दोस्तों कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव यानी जो कोशिका है बेटा, उसके अंदर जो कोशिका जैसे पानी ऐसा तरल पदार्थ भरा होता है, उसके अंदर राइबोसोम्स बिखरे पड़े हुए होते हैं। कोशिका द्रव में ही नहीं बल्कि 3 जगह और पाए जाते हैं। 3 जगह और पाई जाती है राइबोसोम्स। हरित लवक पौधों में, हरित लवक दोस्तों किसमें पाया जाता है? हरित लवक याद रखना दोस्तों, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट दोस्तों, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पौधों में पाया जाता है। वो भी दोस्तों पौधों में पाया जाता है। सूत्रकर्ता यानी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी दोस्तों राइबोसोम्स पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी दोस्तों राइबोसोम्स पाया जाता है। हरित लवक में भी राइबोसोम्स पाया जाता है। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका में भी राइबोसोम्स पाया जाता है। दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, एक होता है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। तो दोस्तों खुरदरी, खुरदरी मतलब जो खुरदरी होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका में पाए जाते हैं। तो राइबोसोम्स कहाँ कहाँ मिलता है? कोशिका द्रव में पाया जाता है दोस्तों, हरित लवक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकर्ता में पाया जाता है, और खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका में पाया जाता है। तो इन 4 जगहों पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, याद रखना। राइबोसोम्स कोशिका झिल्ली रहित संरचना है, इसके ऊपर झिल्ली नहीं होती है। जो राइबोसोम्स है उसके ऊपर झिल्ली नहीं होती है। ओके दोस्तों, राइबोसोम्स के ऊपर झिल्ली नहीं होती है। और कोशिका के भीतर राइबोसोम्स केवल कोशिका द्रव में ही नहीं और 3 जगह पाई जाती हैं। हरित लवक में, हरित लवक जो कि पौधों में पाए जाते हैं, इनमें भी राइबोसोम्स मिलता है। सूत्रकर्ता यानी माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम मिलता है, और खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका में भी राइबोसोम्स मिलता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़े। आगे क्या लिखा है? अब जंतु कोशिका, जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में झिल्ली रहित, वेरी वेरी इंपोर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। जंतु कोशिका में झिल्ली रहित तारक का है, तारक का है, इसको ये नहीं, तारक का है दोस्तों, तारक का जैसे अन्न अंगक मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो दोस्तों याद रखना है आपको, एक विशेष बात याद रखनी है कि जंतु कोशिका के अंदर झिल्ली रहित अंगक क्या है? ऑप्शन जहां भी तारक काय दिख जाए, तारक का यानी सेंट्रियोल दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल, सेंट्रियोल।
ओके दोस्तों, इसको सेंट्रियोल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तारक काय को सेंट्रियोल बोलते हैं। जंतु कोशिका में झिल्ली रहित ऑर्गन्स क्या होता है? जंतु कोशिका में झिल्ली रहित अंगक क्या होता है? तारक काय। तारक काय जिसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं। जैसे अंगक मिलते हैं जो किसमें मदद करते हैं दोस्तों? कोशिका विभाजन में मदद करता है। कोशिका विभाजन, कोशिका मतलब कोशिका का विभाजन होता है दोस्तों। जब दोस्तों कोशिका का विभाजन होगा तब सेंट्रियोल मदद करेगा जंतु कोशिका में। याद रखना है दोस्तों आपको। जो कैसा होता है? झिल्ली रहित होता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट लाइन है दोस्तों, झिल्ली रहित होता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है दोस्तों या नहीं आ रहा है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जंतु कोशिका में झिल्ली रहित अंगक कौन मिलता है? सेंट्रियोल यानी तारक काय, जो कि दोस्तों कोशिका विभाजन में सहायता करता है। ओके दोस्तों, कोशिका विभाजन में सहायता करता है कौन? सेंट्रियोल, तारक काय। ओके दोस्तों, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। दोस्तों मैंने अभी 4-5-6 दिन पहले एक हॉबी टाइप का वीडियो बनाया था, उसमें दोस्तों मैंने ये सब चीजें बताई थी, लेकिन आज भी आपको बताई दे रहा हूं, आपको याद रखना है अच्छे से। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्मा होती है, जो कि 0.3 माइक्रोमीटर की होती है। 0.3 माइक्रोमीटर की होती है इसकी। ओके दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, जो जो O2 यानी ऑक्सीजन, यानी क्या बेटा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बिना जीवित रह सकती है। ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकती है, ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकती है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपको याद रखना है, माइक्रोप्लाज्मा ऐसी सेल है जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। कौन? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। जो सबसे छोटी कोशिका है 0.3 माइक्रोमीटर की होती है। ओके दोस्तों, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये भी लिखो। इसमें वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये भी है, इसमें कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी सेल वॉल। क्या दोस्तों? क्या दोस्तों? सेल वॉल, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों माइक्रोप्लाज्मा में हमने क्या क्या सीखा है दोस्तों? माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा दोस्तों, जो 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की होती है। दोस्तों ये ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकती है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, विशेषकर कई बार पूछा जा चुका है, बहुत बार। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना दोस्तों, आपको ये मिलेगा। याद रखना है, हमको पढ़ाई करते चलना है, तभी हमें आगे मदद मिलेगी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट लाइनें आपको आज करवा रहा हूँ, जो कई बार पूछी गई है। ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकती है माइक्रोप्लाज्मा? बिल्कुल रह सकती है। दूसरा, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। बिल्कुल सही, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है माइक्रोप्लाज्मा में, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ओके दोस्तों, जीवाणु, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है, 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो 3 से 5 माइक्रोमीटर के होते हैं। याद रखना है, बैक्टीरिया कैसे होते हैं? बैक्टीरिया यानी जीवाणु 3 से 5 माइक्रोमीटर के होते हैं। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान होती है। दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, आज ही बता रहा हूं। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। मनुष्य की लाल रक्त कोशिका, यानी मनुष्य के अंदर जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कर्पल्स कणिकाएं, जिसको हम क्या बोलते हैं? रक्त, लाल रक्त कोशिका। तो इसका व्यास कितना होता है? 7.0 माइक्रोमीटर का इसका व्यास होता है। ओके दोस्तों, इसका मनुष्य की आरबीसी का। याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुके। वही क्वेश्चन, वही लाइनें में लेके आया हूं जो क्वेश्चन में आती है, वही लाइनें में लेके आया हूं। कोशिका की, मनुष्य में लाल रक्त कोशिका का व्यास कितना होता है? 7.0 माइक्रोमीटर होता है। आगे चलते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं, हमारे शरीर में जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं
सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, वो सबसे लंबी कोशिकाएं होती है। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। ये बिंबाकार, बहुभुजी, स्तंभी, घनाकार, धागे की तरह या असमानकृति प्रकार की हो सकती है। आपने देखी होंगी जो ऐसी होती है, ऐसी ऐसी चलती हैं दोस्तों हमारी तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है तंत्रिका कोशिकाएं पूरे शरीर में फैली रहती है, बिंबाकार होती है, स्तंभी भी होती है, धागे की तरह होती है। ओके दोस्तों, सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं तंत्रिका कोशिकाएं। ओके दोस्तों, सबसे लंबी कोशिकाएं होती है हमारी तंत्रिका कोशिकाएं। सबसे लंबी कोशिकाएं होती है दोस्तों हमारी कौन? तंत्रिका कोशिकाएं। अब आगे क्या है दोस्तों? लाल रुधिर कोशिकाओं का आकार यानी आरबीसी। आरबीसी आकार कैसा होता है दोस्तों? इनका आकार गोल व द्विअवतली होता है। द्विअवतली मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, वो गोल व द्विअवतली होता है। तो लाल रुधिर कोशिकाएं यानी लाल रुधिर कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? पूछेगा क्वेश्चन वो हमसे पेपर में, लाल रुधिर कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? गोल होता है और द्विअवतली होता है। ओके दोस्तों, श्वेत रुधिर कोशिकाएं यानी WBC दोस्तों, श्वेत रुधिर कोशिका यानी WBC दोस्तों, WBC अमीबाकृति आकार की होती है। अमीबाकृति। तो दोस्तों पूछेगा वो जो WBC होती है वो कैसे आकार की होती है? उसने क्वेश्चन किया हमसे दोस्तों, WBC कैसे आकार की होती है? आंसर हमारा जाएगा अमीबाकृति आकार की होती है। अमीबाकृति आकार की होती है। तंत्रिका कोशिका कैसी होती है? सात्विक व लंबी होती है। तंत्रिका कोशिका कैसी होती है? सात्विक व लंबी होती है तंत्रिका कोशिका। ओके दोस्तों, प्रारूपिक जीवाणु का आकार। प्रारूपिक एक जीवाणु का आकार, टिपिकल जीवाणु का आकार कितना होता है? 1 से लेके 2 माइक्रोमीटर का होता है। याद रखना दोस्तों, 1 से लेके 2 माइक्रोमीटर का होता है ये हमारा प्रारूपिक जीवाणु का आकार। पीपीएलओ क्या दोस्तों, क्या बोला उसने? पीपीएलओ का आकार लगभग 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, वो इस तरफ दे देगा जीवाणु का, पीपीएलओ का, आरबीसी का और दोस्तों हमारा वायरस का आकार दे देगा और जोड़ी मिलाने को दे देगा दोस्तों हमको क्वेश्चन में। तो हमको अगर वो याद हुए तो हम मैचिंग कर लेंगे, अगर दोस्तों याद नहीं हुआ तो मैचिंग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों हमको सारे क्वेश्चन, सारी लाइन अच्छे से पढ़ के जानी है। ओके दोस्तों, सारी अच्छे से पढ़ के जानी है ध्यान से। पीपीएलओ का आकार कितना होता है? लगभग 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। ओके दोस्तों, विषाणु का आकार 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर का होता है। तो दोस्तों आकार सभी का आपको याद होना चाहिए। मैं बिल्कुल इंपोर्टेंट लाइनें आपको करा रहा हूं जो आपके हर एक एग्जाम में मिलेंगी और आई हुई हैं। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम में अपनी बुक्स को लगाएंगे, किसी बुक को आपको ये समान साइंस में क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों याद रखना है विषाणु का आकार 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर की होती है। आगे वो बोल रहा है दोस्तों हमसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जीवाणु। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कौन कौन आता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और भी लिखा है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जीवाणु, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा, पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है? प्लूरोनिमोनियम सबजीव। ये हाँ माँ होगा, निमोनियम, प्लूरोनिमोनियम सबजीव मिलते हैं। पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है? प्लूरोनिमोनियम सबजीव बोलते हैं। दोस्तों ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर आते हैं। जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर आते हैं। जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा, पीपीएलओ ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर आते हैं। दोस्तों याद रखना है अच्छे से। ओके दोस्तों, बहुत अच्छे से समझना है। और विषाणु का आकार 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर का होता है। आकार सभी का अच्छे से आकर के जाना है। समानता यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं और काफी तेजी से विभाजित होती हैं। समानताएं
यूं क्वालिटी कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं, काफी तेजी से विभाजित होती है। दोस्तों मुझे ये कुछ मिसप्रिंट लग रहा है। मेरे नजरिए से समानता प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं और जो काफी तेजी से विभाजित होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं काफी छोटी होती है और बहुत तेजी से विभाजित होती है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर होती है कोशिकाएं। ये शायद मिसप्रिंट है, आई थिंक, देख लूंगा मैं, लेकिन आप समानता प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत छोटी होती है जो काफी तेजी से विभाजित होती हैं। ओके दोस्तों, ठीक है, ये कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा। समानता प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं और काफी तेजी से विभाजित होती हैं। ठीक है, समानता ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं और काफी तेजी से विभाजित होती हैं। जीवाणु की मूल आकार। दोस्तों जीवाणु यानी बैक्टीरिया के मूल आकार 4 टाइप्स के होते हैं। बैक्टीरिया बैसिलस यानी डंडाकार। जो बैक्टीरिया होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। डंडाकार यानी बैसिलस, गोलाकार यानी कोकस, गोलाकार यानी कोकस, कौमाकार विब्रियो। कौमाकार यानी दोस्तों ऐसे कौमाकार, कौमाकार जैसा कौमा होता है वैसे दोस्तों ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, उनको हम बोलते हैं विब्रियो। सर्पिलाकार को सर्पिल को सर्पिलाकार। तो दोस्तों डंडाकार बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? बैसिलस। गोलाकार को बोलते हैं कोकस और कौमाकार को बोलते हैं विब्रियो और सर्पिला को बोलते हैं सर्पिलर। दोस्तों ये मैचिंग में आ सकता है जीवाणुओं की मूल आकार, आपको ध्यान रखना है। जीवाणु, ओके दोस्तों, नहीं बैक्टीरिया। दोस्तों आज जो हमने इंपोर्टेंट लाइनें देखी हैं वो बहुत इंपोर्टेंट लाइनें हैं दोस्तों। इन लाइनों से कई बार क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इन लाइनों से, इतने क्वेश्चन आए हैं बहुत। दोस्तों मैं चाहता हूं आप लोग इन लाइनों की अच्छी से तैयारी करें। ये लाइनें आपको यहाँ से क्वेश्चन 110% मिलेगा, आप पढ़कर जरूर जाएं। एक बार वीडियो को जरूर देख के जाएं, आपको यहाँ से क्वेश्चन निश्चित मिलेगा सेल से, निश्चित। दोस्तों आपको याद रखना है क्वेश्चन यहाँ से निश्चित आने वाला है। दोस्तों एक आरबीसी का जीवन काल, ये आई थिंक आप सबको पता होगा, 120 दिनों का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। डब्ल्यूबीसी का 4 से 5 दिनों का होता है। दोस्तों आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? दोस्तों 120 दिनों का होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। 4 से 5 दिनों का इसका जीवन काल होता है। क्योंकि दोस्तों ये आपको अच्छे से याद करके जाना है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है आपको दोस्तों। ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, बहुत ज्यादा अच्छे से। तो इतना आपको एक लिख लीजिए आप इसको। और कुछ एक चीज और है दोस्तों इसमें, आरबीसी की कब्रिस्तान को पीलिया बोलते हैं। आरबीसी की कब्रिस्तान, जो आरबीसी नष्ट हो जाती है उनकी कब्रिस्तान को हम पीलिया बोलते हैं। ओके दोस्तों, स्प्लीन, आरबीसी की कब्रिस्तान को क्या कहते हैं, कई बार पूछा गया है, स्प्लीन, पीलिया। दोस्तों आज जो मैंने इन लाइनें कराई हैं सेल्स की, ऐसी आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। कुछ प्रॉब्लम आने के कारण वीडियो अभी डिले हो गया था 3 से 4 दिनों के लिए, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे, कंटिन्यू कंटेंट मिलेगा। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा इस लोग हमारी वीडियो को देखें, उनको ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चनों पर पकड़ बनाई जाए जो एग्जामों में आ रहे हैं। मैं उन्हीं लाइनों को उठा के ला रहा हूँ बुक से, उन्हीं लाइनों को बना रहा हूँ जो आपको पूछी गई है बार बार एग्जामों में, एसएससी के एग्जामों में, रेलवे में,
और अब बारी है वर्ग 3 की। वर्ग 3 में लाइनें छपनी है दोस्तों, अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित आएगा, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्वेश्चन यही से आता है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। जीवित कोशिका किसने देखी थी? जीवित कोशिका को एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने देखा था 1674 में तालाब के पानी में। तो दोस्तों ये चीजें मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। एक कोशिकीय जीव कौन होते हैं? जिनमें एक कोशिका होती है। बहुकोशिकीय कौन होते हैं? जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। दोस्तों ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप लगातार मेहनत करते रहें, कंटिन्यू, और एग्जाम की तैयारी में जुटे रहें। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे एग्जाम क्लियर होने का चांस उतना ज्यादा रहेगा। मैं चाहता हूं आपका एग्जाम क्लियर हो। पूरी मेहनत, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ पढ़ाई कीजिए और हमारे चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।